जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है और वह यह है कि चंद्रा एकेडमी की ऑफलाइन कक्षाओं के साथ-साथ अब आप चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं के डेमो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। चंद्रा एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है चंद्रा एकेडमी द गाइड। इसके साथ ही आप मेरे चैनल चंद्रा एकेडमी स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी पर भी चंद्रा एकेडमी के डेमो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं को ज्वाइन करने के लिए आप चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऐप इस क्यूआर को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस कोर्स की आपको कुछ विशेषताएं बताना चाहूंगा कि चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस आप लाइव कक्षाएं या रिकॉर्डेड कक्षाएं दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कक्षाएं आप ऑफलाइन कक्षाओं के साथ उसी समय पर देखेंगे। साथ ही इन कक्षाओं को आप बाद में रिकॉर्डेड मोड पर भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड कक्षाओं को तो आप कभी भी किसी भी समय पर देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स प्लस व्यापम का कोर्स है, जिसकी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स की फीस दी गई है। आप इस फीस को पे करके इस कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। व्यापम और प्रीलिम्स के कोर्स की अवधि होगी 1 साल की, जिसके अंतर्गत आपको 1000 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध तुरंत कराए जाएंगे और साथ ही उस 1 साल की वैलिडिटी के अंतर्गत जितने भी लाइव कक्षाओं में वीडियो लेक्चर्स बनेंगे वह भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आप सीजीपीएससी मेंस की कक्षा भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की कक्षाओं की वैलिडिटी रहेगी 2 साल की। लाइव कक्षा आप ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ज्वाइन कर सकते हैं तथा रिकॉर्डेड कोर्स 2 साल तक के लिए लगभग 1500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स आपके पास उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही यदि आप व्यापम का ही सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस रहेगी मात्र 6999 और इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल की। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास एक साथ फीस देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से जूझ रहे हैं, आप एक साथ फीस पे नहीं कर सकते किसी भी कारण की वजह से, तो हमारे यहाँ मंथली सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है। आप मात्र 995 रुपए की फीस के साथ हमारे सभी रिकॉर्डेड कोर्स, जिसके अंतर्गत प्री, व्यापम और सीजीपीएससी मेंस के 2500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स मात्र 995 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन अर्थात 30 दिन की वैलिडिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही 30 दिन की वैलिडिटी खत्म होगी, आप फिर से 995 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई पृथक विषय ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैथ्स और रीजनिंग की कक्षाएं आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों लाइव मोड में भी और रिकॉर्डेड मोड में भी। इसके अतिरिक्त आप यदि जैसे कि व्यापम, हॉस्टल वार्डन जैसी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर एक स्पेशल सब्जेक्ट रहता है, यदि आप कंप्यूटर की भी कक्षा पृथक से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़, सिर्फ छत्तीसगढ़ की कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ की भी सभी कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और इसके साथ ही ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में कुछ भी डाउट होने पर आपको सारे फैकल्टीज के सारे टीचर्स के नंबर उपलब्ध रहेंगे। जो भी कंसर्न फैकल्टी है आप उससे डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। जी हाँ, चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए हैं एप्लीकेशन के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़, चलिए इस टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टेस्ट सीरीज में मेरे पीछे क्वेश्चन की जगह ये क्या है, ये किन कैंडिडेट के नाम है? तो ये उन कैंडिडेट के नाम है जो इस टेस्ट सीरीज के टॉपर हैं। जी हाँ भाई, टेस्ट सीरीज का चयन करते समय कुछ मुद्दों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि भाई आपको ऐसी टेस्ट सीरीज देना चाहिए जहां के प्रश्नों का स्तर वर्तमान परीक्षा के पैटर्न को मैच करता हो। दूसरा, ऐसी जगह टेस्ट सीरीज देना चाहिए जहां बहुत सारे अभ्यर्थी टेस्ट देते हो। और तीसरा, आपको ऐसी जगह टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर विशेषज्ञों के द्वारा प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते समय स्वयं का आकलन करते हैं तो आप अपनी गलतियों से तो सीखते ही हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंपटीशन में आपका स्थान कहां है, आपकी पोजीशन कहां है। उसी के लिए इस बार मैं आप सभी को मिलवाने वाला हूं हमारे टॉप 10 से। आप रैंक 1 को देखिए, ये है बलराम साहू।
भाई आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जो उन्हें तो पता ही है कि उनके टेस्ट में रैंक 1 कौन है। आपको आपकी सही चीजें और आपकी गलतियां इस चीज का तो आपको पता चलता ही है, लेकिन जो आपसे टॉप कर रहा है, आपके रैंक में जो आगे है और जो बहुत आगे है, आपका एक्चुअल कंपटीशन तो सबसे पहले उसी से है ना। फिर छत्तीसगढ़ के अन्य कैंडिडेट से कंपटीशन होगा। तो जो टेस्ट दे चुके हैं उन्हें पता ही है, और जो टेस्ट नहीं दिए हैं वो इस वीडियो के अंतर्गत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर चेक करेंगे, और आप ये तय करेंगे क्या आप हमारे टेस्ट सीरीज के टॉपर्स को बीट कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि बलराम साहू, भाई सबसे पहले बधाई हो बलराम साहू, आप भूगोल के पेपर के अंतर्गत रैंक 1 है। बलराम साहू जी ने रैंक 1 के साथ साथ 171 अंक अर्जित किया है, और जो सेकेंड रैंक कैंडिडेट है उन्होंने 87 क्वेश्चन सही किया और 169 मार्क्स अर्जित किया है। लेकिन जो थर्ड रैंक है 86 क्वेश्चन है। देखिए यहां पर भी एक सीखने वाली बात है, भाई जो रैंक 1 है उन्होंने 88 क्वेश्चन सही किए, और जो रैंक 3 है उन्होंने 86 क्वेश्चन सही किए, लेकिन इनके अंकों में जो डिफरेंस है लगभग लगभग 5 अंकों का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो रैंक 3 है उन्होंने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए। टेस्ट सीरीज देने का एक उद्देश्य आपका ये भी होना चाहिए कि गलत क्वेश्चन पर टिक कम से कम रहे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम टेस्ट सीरीज के डिटेल एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। चलिए इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत क्वेश्चन 1 में आते हैं। क्वेश्चन 1 हमें यह कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में सत्य कथन है, यह पश्चिमी तिब्बत के बियाफो ग्लेशियर से निकलती। जी नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी तो मानसरोवर के समीप तिब्बत में चेमयंगडंग ग्लेशियर से निकलती। बियाफो तो जम्मू कश्मीर का ग्लेशियर है, इसीलिए ये हमारा कथन हो जाएगा क्या? असत्य हो जाएगा। हमें सत्य का चयन करना है। दूसरा लिखा है इसके बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, लोहित, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, सियांग, ये सब नदियां हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है दूसरा वाला तो। तीसरा लिखा है दाहिने किनारे की सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेग और मानस है। जी हाँ, सुबनसिरी, कामेग, मानस, जिया भरेली, तीस्ता, ये सब कहाँ की नदियां हैं? दाहिने से सहायक नदियां है, तो तीसरा सही है। चौथा, यह बांग्लादेश में प्रवेश करके सर्वप्रथम मेघना नदी में मिल जाती। जी नहीं, बांग्लादेश में प्रवेश करने से जस्ट पहले तिस्ता में मिलती है, जमुना कहलाती है, फिर गंगा जिसका नाम पद्मा है, पद्मा से मिलने के बाद यह पद्मा कहलाती है, और अंत में मेघना में मिलती है और मेघना नाम से विसर्जित होती है। इसीलिए ये वाला गलत हो गया। तो केवल दूसरा और तीसरा सत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। भाई जिन्हें सही आंसर पता है वो कमेंट करके आंसर जरूर शेयर करते रहेंगे। इसके साथ ही कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। फिर से कोई समस्या थी पिछले वीडियो में, जैसे कि कलर कंट्रास्ट, ब्राइटनेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई थिंक सारी समस्या अब दूर हो गई होंगी, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। फिर भी आप अपना फीडबैक कमेंट पे दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कथन और कारण। कथन, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। ये कथन है भाई, पश्चिमी घाट की नदियां तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, वे छोटे मार्गों से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है। जी हाँ, पश्चिमी घाट के पास का जो तटीय क्षेत्र है वो बहुत सकरा है। ठीक, तो इसीलिए जो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो चौड़ी और कठोर चट्टानों से और घाटियों से बहती है, और इसी वजह से तीव्र गति और चौड़ी कठोर चट्टानों में बहने के कारण ही ये अवसादों का निर्माण नहीं कर पाती। और चूंकि अवसादों का निर्माण नहीं कर रही है इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, डी। ए गलत है, परंतु आपका आर जो है वो कारण जो है वो क्या है? सही। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि नर्मदा नदी के संबंध में असत्य कथन है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमें असत्य कथन, ध्यान देंगे ना, हमें कौन से कथन का चयन करना है? असत्य कथन। तो यह रेखी भ्रंश घाटी से बहती है, ये तो सही है, असत्य तो नहीं हुआ हमारा, ये सही हो गया। यह सतपुड़ा और अरावली के बीच में बहती है, नहीं, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है, तो ये वाला असत्य है, इसीलिए ये आंसर लिया जाएगा। यह विंध्यन और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये तो हमारा सत्य हो गया। मध्य भारत में भूमि का जो ढलान है वह पश्चिम दिशा की ओर है। भाई ऐसा जरूरी नहीं है,
मध्य भारत में चूंकि नर्मदा और ताप्ती नदी ही भ्रंश घाटी में बह रही है और उस घाटी की ढाल पश्चिम में, इसीलिए इन दोनों के लिए, बाकी सभी मध्य भारत के लिए लागू नहीं होता, तो इसीलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर 2 और 4 ये असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी। भाई सत्य और असत्य सावधानी से सेलेक्ट करेंगे ना, यही कंफ्यूजन होता है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य है कि असत्य है। केवल केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है भाई? ठीक, तो इसीलिए क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? इंद्रावती नदी बहती है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, असत्य। तो पूछ रहा है सत्य, तो ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही दो। सरल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है? भाई कोयना है, पंचगंगा है, भीमा है, तुंगभद्रा है, किशन गंगा नहीं है। किशन गंगा तो सिंधु अपवाह तंत्र का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर की नदी है, इसीलिए 3 नहीं आएगा। तो 3 जिन जिन ऑप्शन में है ए, बी और डी, ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक भाई, आप साथ में कमेंट करके आंसर भी जरूर बता सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या मन में तो प्रैक्टिस जरूर करिए ही। भाई ये वीडियो जो टेस्ट सीरीज दे चुके हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। जो टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं उनके लिए रिवीजन के उद्देश्य से भी ये 100 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई जोड़ी बनाओ क्वेश्चन है, हमें सुमेलित करना है, इसे छोटा कर देते हैं ताकि सारे क्वेश्चन आपको दिख सके। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत ये सारे दोआब है, जो पंजाब के अंतर्गत दोआब है आपके, बिस्ट, बारी, रचना और चेज और संबंधित नदी, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र आपको दोआब कहलाता है, और 5 दोआब है, इसीलिए इस क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब जो है ये आपका व्यास और सतलज नदी का है। तो व्यास और सतलज कौन सा दिया है, 3, यानी एक आएगा 3, एक आएगा 3 और 3, अर्थात बी और डी तो आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। अब आपको बस एक ही चेक करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, वो 1 है कि 2 है। बारी दोआब, बारी दोआब होता है आपका रावी और व्यास का। रावी और व्यास की हम बात करें तो बारी दोआब कौन सा दिया है आपका, 2, बी का आ जाएगा 2, बी का 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ए को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। जोड़ी बनाओ के क्वेश्चन में कभी कभार एक से आंसर मिल जाते हैं और पूरे से आंसर निकालने की तो आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, इसी तरीके से बनाइए। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक साथ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हमें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भाई ओडिशा दक्षिण में है, महाराष्ट्र दक्षिण में है, बिहार जी हाँ कर्क रेखा के उत्तर में है, तेलंगाना दक्षिण में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। काफी बेसिक क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को करती है, असम को करती है, पश्चिम बंगाल को करती है, सिक्किम को करती है, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय को नहीं करती, अर्थात 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। काफी सरल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। भाई इस पूरे पेपर की मैं बात करूं तो ये काफी मॉडरेट पेपर रहा है। अगर किसी ने 171 स्कोर किया है तो एक्चुअल में 171 स्कोर किया जा सकता था, क्योंकि ये मॉडरेट पेपर था। बहुत हार्ड के इसकी कैटेगरी में भी हम नहीं रख सकते, अब बहुत सिंपल कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे बड़े को आपको पहले लिखना है और सबसे आपको छोटे को, उस जो भी नाम दिए उसमें सबसे छोटे को आखिरी में। माउंट एवरेस्ट जी हाँ सबसे बड़ा तो यही है, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन K2 जी हाँ सबसे दूसरा सबसे बड़ा यही है आपका। आपका यह 8848, आपका गॉडविन ऑस्टिन है आपका 8611, कंचनजंगा है आपका 85-86 मीटर। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का पहला सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर ग्रेट हिमालय में है आपका माउंट एवरेस्ट, आपका ट्रांस हिमालय में है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और कंचनजंगा भी आपका ग्रेट हिमालय में सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन अगले पेज में आ गए हैं, मैं आपको यही बता देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है जोड़ी बनाना है जिसमें इस तरफ पर्वतीय दर्रे दे दी हैं और इस तरफ क्या दे दी हैं? राज्य। शिपकिला, शिपकिला तो हिमाचल प्रदेश में ही है जहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो भाई ए का हो जाएगा। तीसरा, मुलिंग उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध 6 दर्रे हैं उसमें से एक आपका मुलिंग है। बॉमडिला, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के 4 दर्रों में से एक है बॉमडिला। भाई मुलिंग जो है आपका भारत से तिब्बत या मानसरोवर जाने के लिए यूज हो रहा है। शिपकिला की बात करें तो ये भी हम तिब्बत से भारत में प्रवेश कर रहे हैं पर सतलज नदी का भी प्रवेश होता है। बॉमडिला की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए इसका उपयोग होता है। और जलेपला सिक्किम, जलेपला आपका सिक्किम में है। जलेपला की यदि हम बात करें तो भारत से भूटान या चुंबी घाटी जाने के लिए किसका उपयोग होता है? जलेपला। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है? भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य है? तो कोरोमंडल तो है ही, कोरोमंडल होना चाहिए एक्चुअल में, कोरोमंडल तो है ही। उत्तरी सरकार नहीं आएगा, मालाबार और कोंकण तो पश्चिमी तट है, तो ये तो आएगा ही नहीं। उत्तरी सरकार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पूरा उड़ीसा तक का उत्तरी सरकार तट कहलाता है, इसीलिए इसे नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश को किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? राजस्थान करती, गुजरात करता है, महाराष्ट्र करता है, झारखंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आंसर है, काफी सरल है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैली हुई है। तमिलनाडु में है, जी हाँ तमिलनाडु में ही है आपका पुडुचेरी, ठीक, और आपका कराईकल। आंध्र प्रदेश में है आपका माहे, और सॉरी आंध्र प्रदेश में यानम, और फिर महाराष्ट्र में नहीं है, केरल में है, केरल में है आपका माही, ध्यान रहेगा। ठीक, तो आपका 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं पुदुचेरी के अंतर्गत। पुदुचेरी, करईकल, यानम, माहे, जो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को एक साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र का प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति आपकी गद्दी है। ठीक, अबोर, अंबोर जनजाति, ये जो अबोर की पहाड़ियां पड़े अरुणाचल प्रदेश में, ये वही है। लेप्चा जनजाति की बात करें तो लेप्चा जनजाति ये उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा है, ये आपके बेसिकली सिक्किम, असम, मेघालय, इस क्षेत्र में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। ठीक, जारवा तो आप सभी को पता है, अंडमान निकोबार की जनजाति है जो भारत की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? निम्न क्षेत्रों में कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो टोडा जनजाति का जो मूल निवास क्षेत्र है वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां टोडा जनजाति का मुख्य क्षेत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा है, चंबल है, केन है, रामगंगा। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, नामिक ग्लेशियर से निकलती है और कन्नौज में गंगा से मिलती है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है? कथन है, कारण है, अगले पेज में हम यही देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कथन, तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। जी हाँ, लगभग 150-200 साल पहले ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हुआ करती थी। अब मार्ग में परिवर्तन के कारण, अब सॉरी, पहले ये गंगा की सहायक हुआ करती थी, मार्ग में परिवर्तन के कारण अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण, नदी अपहरण हिमालय की नदियों की एक प्रमुख विशेषता है, प्रमुख गुण है। जी हाँ, नदी अपहरण ये होता है कि किसी अन्य नदी की जो सहायक नदी है अब किसी दूसरी नदी की सहायक नदी बन जाए, ये कहलाता है आपका नदी अपहरण। स्वाभाविक से बात है भाई, बीच का जो ढाल होगा वो बढ़ गया, तो जो नदी इधर जाके किसी नदी में मिल रही थी अब मुड़ के किसी अन्य नदी में मिलने लग गई, क्योंकि हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं जो अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों को काटते हुए आगे बढ़ती है, इसीलिए ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध होती है। तो कथन और कारण हमारा दोनों सही, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात
कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम द्वीप, शिव समुद्रम परियोजना एशिया की पहली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है शिव समुद्रम, ध्यान रखेंगे। चिल्का झील कहां पर स्थित है भाई? पश्चिमी तट, कोंकण तट नहीं है, मालाबार नहीं है, उत्तरी सरकार तट में अवस्थित है चिल्का झील। उड़ीसा में है चिल्का झील, इसीलिए उत्तरी सरकार तट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आर्कियन सेल के संबंध में असत्य कथन का हमें चयन करना है। असत्य कथन, यह एक बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है पहला। जी हाँ, ये असत्य कथन है। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान ये असत्य है, ठीक। क्योंकि आग्नेय शैलों की हम बात करें और अगर हम आर्कियन शैलों की बात करें तो ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान होती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। कहने का मतलब ये ऐसी इग्नियस रॉक है, ऐसी आग्नेय चट्टान है जो धरातल के अंदर ही जो लावा है, मैग्मा है, वो जम चुका है, बाहर नहीं आ पाया, इसीलिए इसे अंतर्वेदी कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है? बहिर्वेदी। बहिर्वेदी मतलब बाहर जमने वाला, इसीलिए पहला वाला असत्य हो जाएगा। दूसरा, विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों को आर्कियन शेल कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है ये। आर्कियन युग की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल असत्य है। यानी असत्य की हम बात करें तो पहला वाला असत्य है और तीसरा वाला असत्य है जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। ध्यान रखेंगे, हो सकता है मॉडल आंसर में आपके फाइनल रिजल्ट में कुछ और आंसर हो, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे पहला भी असत्य है और तीसरा भी असत्य है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन विंध्यन प्रक्रम सीरीज में सम्मिलित है? तो भाई भांडेर, कुछ कुछ बुक में भारनेर लिखा रहता है, यही है। बिजवार श्रेणी या बिंजवार श्रेणी लिखा रहता है, यही है। कैमूर श्रेणी, जी हाँ, ये भी विंध्यन में शामिल है। भाई तालचेर तो नहीं है, और दामोदर यानी दामोदर के पास की जो है ये भी नहीं है, यानी आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय उत्पत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो हैरी हेस और कोबर। हैरी हेस की टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है, ठीक, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, और कोबर का भूसन्नति जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, ठीक। तो इसीलिए हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत हैरी हेस और कोबर, पहला और तीसरा, अर्थात पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जी हाँ, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कुछ विद्यार्थियों को इसमें डाउट रहा है, आपको भी हो सकता है रहे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको लिखा हुआ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? भाई विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य तो नर्मदा का जो फॉल्ट है, नर्मदा की भ्रंश घाटी, ये अवस्थित है, इसलिए तो आंसर नहीं है। ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच आपका लघु हिमालय और वृहद हिमालय भी है, इसीलिए इसके बीच तो कोई सेपरेशन है नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। विंध्यन और अरावली के मध्य ही इसका सही आंसर है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को डाउट था कि भाई ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य होना चाहिए। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, और आपका विंध्यन और अरावली के मध्य है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये दो शब्द का बस फर्क है, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत सारी बुक्स में नहीं है, कुछ ही बुक्स में दिया गया है। तो विंध्यन और अरावली के मध्य ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट और लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य मेन बाउंड्री फॉल्ट, एक शब्द ग्रेट और मेन का बस फर्क है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कह रहा है? उत्तर भारत के मैदान के निर्माण को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर भारत के मैदान की हम बात करें तो सबसे ऊंचाई के क्षेत्र में सबसे ऊपर बनता है भाबर, ठीक, जो कंकड़ पत्थर वाले मैदान होते हैं। भाबर के बाद बनता है आपका तराई का मैदान, जब नदियां पर्वत की ढाल पर उतरती है तो जो जो भरा हुआ दलदली क्षेत्र बनता है वो क्या है? तराई का मैदान कहलाता है। तराई के बाद जब नदियां अपने बाढ़ के मैदान में आती है तो खादर बनता है, और खादर सॉरी, फिर आपका बांगर बनेगा, और बांगर के बाद क्या बनता है? खादर। बांगर यानी पुराना बाढ़ मैदान या पुराना जलोढ़, और खादर यानी नवीन बाढ़ का मैदान या नवीन जलोढ़, और अंत में जब विसर्जन होता है तो क्या बनता है? डेल्टा। यानी सबसे पहले आएगा आपका पहला पांचवा, तो पहला पांचवा ये है, पहला पांचवा ये है, यानी ये दोनों आंसर तो नहीं होगा। पहला पांचवा तीसरा दूसरा, पहला पांचवा तीसरा दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। सूची मिलाना है भाई, क्या लिखा हुआ है आपको? काली मिट्टी लिखा हुआ है, मिट्टी है और उनकी विशेषताओं को सूची से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? काली मृदा। काली मृदा हम जानते हैं, काली मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो अधिक होती है, तो पहले का क्या होगा? दूसरा। ये तो 100% सही है। तो आपका ए का दूसरा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्योरिटी के लिए आप चेक कर सकते हो। लेटेराइट मृदा, तीव्र निक्षालन के फलस्वरूप। चौथा, जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा लाई गई मृदा। पहला, चिकनी बालू की मात्रा की कमी, बिल्कुल सही है। तो कभी कभार जो कूट वाले या जोड़ी बनाव वाले जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो एक से भी बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद टिहरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भगीरथी नदी पर निर्मित है। बहुत सरल क्वेश्चन है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या 20 है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्या होता है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन ऐसा क्षेत्र होता है जहां वहां के भौगोलिक वातावरण, वहां की जलवायु, वहां की मृदाएं, वहां की पारिस्थितिकी के अनुरूप ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहलाता है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या है 20, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी आपका फिर से जोड़ी बनाओ क्वेश्चन है। जोड़ी बनाओ का इसका जो ऑप्शन है अगले पेज में दिया है, हम यही देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आपको विभिन्न कृषि क्रांतियां और इधर संबंधित जो उद्देश्य है उसे आपको मैच करना है। गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति की बात करें तो उसका संबंध किससे है? बागबानी एवं शहद से है। ग्रे की बात करें तो ग्रे का संबंध किससे है? उर्वरक से। पीली की बात करें तो सरसों या तिलहन उत्पादन से है। और काली या ब्लैक की हम बात करें तो काली और ब्लैक का संबंध किससे रहेगा? आपका पेट्रोलियम से। ध्यान रहेगा, बहुत सरल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, ये तो पिछले क्वेश्चन का कूट है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि दिए गए मानचित्र में चिन्हांकित राष्ट्रीय जल मार्ग को पहचानना है। ए जो यहाँ नीचे में है केरल का जल मार्ग दिख रहा है, केरल का नेशनल वाटरवे दिख रहा है। और केरल का जो नेशनल वाटरवे है वो है नेशनल वाटरवे नंबर 3। नेशनल वाटरवे नंबर 3 वेम्बनाड झील पर है, कोट्टम से कोल्लापुरम तक। ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 3। तो ये तो आपके तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब वो चेक करना है। ये जो आपको दिख रहा है बी जो है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सादिया से दुबरी तक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे। ठीक, तो नेशनल वाटरवे नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, NW3 और NW2। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के कॉफी उत्पादन का 70% से अधिक अकेले करता है? कर्नाटक ही है जो सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है, तो आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। निम्न में आपको कूट बनाना है। कूट है आपका क्या? खनन क्षेत्र और खनिज का उत्पादन। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आपका कालाहांडी, कालाहांडी जो उड़ीसा में है, हम बात करें तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यानी ए का होगा तीसरा, ए का तीसरा ये है और ये है, यानी बी और सी तो नामुमकिन है कि आंसर रहे। ठीक, अब इसके बाद जावर की बात करें तो जैसे जावर जैसे जस्ता, हमेशा लिंक करके याद रखना। तो बी का हो जाएगा क्या? चौथा, बी का चौथा ये, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या होगा? डी। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक सत्य कथन का चयन करें। भारत में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति चतुर्थ काल की चट्टाने से होती है। ये आपके असत्य है, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम की प्राप्ति तृतीय काल की चट्टानों से होती है, इसीलिए पहला वाला तो असत्य हो गया। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है, तो डिगबोई असम में भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम भंडार है। जी हाँ, ये वाला कथन हो जाएगा हमारा सत्य कथन हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा केवल दो सत्य है। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 एक साथ देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों के मध्य समयांतर होगा। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो 90/15, 15 छक्के 90, यानी कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का अंतर होगा। ठीक, विषुव की घटना होने पर वर्ष के कौन कौन से 2 दिन हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं?
तो ये विषुव की घटना कहने का मतलब ये है कि जब उत्तरायण और दक्षिणायन या तो प्रारंभ हो रहा है या तो खत्म हो रहा है, सूर्य के उत्तरायण नॉर्थर्न डिक्लाइनमेंट और साउथर्न डिक्लाइनमेंट जब या तो शुरू हो रहे हैं या तो खत्म हो रहे हैं, और वो डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो कहलाएगा अधिकेंद्र, एपिसेंटर इसे कहेंगे इंग्लिश में। ठीक, निम्नलिखित ग्लेशियर को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और क्रम है हमारा पश्चिम से पूर्व, यानी सबसे पश्चिम इधर पाकिस्तान तरफ, ऐसा आपको जमाना है। तो याद रखना बाटूरा ही रहता है सबसे पश्चिम में, बाटूरा, हिस्पर, बियाफो और सियाचिन, यही आपका जो ऑप्शन दिया है यही सही क्रम है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 37, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तापी तो नर्मदा के नीचे है और माही नर्मदा के ऊपर है, इसीलिए सही क्रम होगा क्या, 3, 2 और 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। सरल क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी सोन तो है, गंगा की सहायक नदी आपकी बेतवा नहीं है, गंगा की सहायक नदी केन नहीं है, और गंगा की सहायक नदी किशन गंगा नहीं है। तो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 जिस जिस ऑप्शन में है वो नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 1, 4 और 6 आपका सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? झारखंड, बहुत सरल क्वेश्चन है। जेमू हिमनद किस राज्य से संबंधित है? तो जेमू सिक्किम, यहीं से तिस्ता नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सरल है। फिर आपको सूची मिलाना है, आपको बायोस्फीयर रिजर्व दे दिए एक तरफ और एक तरफ संबंधित राज्य दे दिए, चलिए मिलाते हैं। आपको इधर लिखा हुआ है आपका सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है भाई? उड़ीसा, तो पहले का क्या होगा? दूसरा होगा, पहले का आप दूसरा मिला दीजिए, सिमलीपाल का क्या हो जाएगा? उड़ीसा। पहले का दूसरा ये है और ये है, यानी ये तो आंसर हो नहीं सकता। नंदा देवी है आपका उत्तराखंड, यानी बी का क्या होगा? तीसरा, बी का तीसरा होगा, यानी ये वाला, ये नहीं है, यानी सी ही आपका डेफिनेटली सही आंसर है। और मेरे नौकरी कहाँ आ जाएगा? मेघालय। चौथा, दिहांग दिबांग कहाँ आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। पहला, बहुत सरल। चलिए आगे चलते हैं। जावेदी की पहाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो जावेदी की पहाड़ी तमिलनाडु से संबंधित है, और यहीं से बॉक्साइट की आपूर्ति मालको मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी को होती है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद यहां हमें सुमेलित करना है बंदरगाह को और संबंधित राज्य को, चलिए सुमेलित कर देते हैं। तुतीकोरिन, तुतीकोरिन की बात करें तो तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। तुतीकोरिन भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है, ठीक, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बंदरगाह है। कोच्चि की बात करें तो केरल में है। तो ए का होगा पहला, ए का पहला पहला, यानी ए और सी तो आंसर नहीं है। कोच्चि आपका 3, बी का हो, कोच्चि आपका केरल, बी का 3, बी का आपका 3 दिया है, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर है। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा हुआ है? शुष्क पर्णपाती वनस्पति वनों में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो 70 से 100 सेंटीमीटर की होती है। शुष्क पतझड़ वन है तो वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम रहेगी। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर है? तमिलनाडु नहीं है, छोटा निकोबार नहीं है, ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। कार निकोबार तो भाई उत्तर में है, थोड़ा निकोबार द्वीप समूहों के सबसे दक्षिणी है आपका ग्रेट निकोबार, इसीलिए यही सही आंसर है। ठीक, असम राज्यों की सीमाएं किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो बहुत सरल है भाई, इसे ऐसे याद रखेंगे कि असम राज्य से ही जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के हैं सातों राज्य अलग हो के बने हैं, इसीलिए असम तो सबको स्पर्श करता होगा। तो असम आपका पश्चिम बंगाल को तो करता ही है, भारत का जो मुख्य एक राज्य है जहां जिसे हम कहते हैं चिकन नेक वाली जो जगह है वहां पर स्पर्श करता है। सिक्किम को नहीं करता, सिक्किम अलग हो जाता है डेफिनेटली। मणिपुर असम से अलग होके बना है, करता है। नागालैंड असम से होके बना, अलग होके बना है, करता है। मिजोरम भी अलग होके बना है, करता है। त्रिपुरा भी अलग होके बना है, इसीलिए करता है। तो जहां जहां दूसरा है वो आपका आंसर नहीं रहेगा। तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। आपका आंसर कौन सा है? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली में भारत में नवीनतम है?
तो नवीनतम चट्टान प्रणालियों की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से भारत में जो नवीनतम चट्टान प्रणाली है वो है आपकी गोंडवाना। क्यों? क्योंकि गोंडवाना में जीवाश्म पाए जा रहे हैं, जिसमें जीवाश्म पाए जाएंगे वही सब चट्टानें आपकी नवीनतम रहेंगी। भाई विंध्यन, कडप्पा, धारवाड़, सबसे पहले इनमें धारवाड़ का निर्माण हुआ है, फिर आपके कडप्पा का निर्माण हुआ है, फिर विंध्यन का निर्माण हुआ है, फिर किसका निर्माण हो रहा है? गोंडवाना का। ऐसा नहीं, इसके बाद आपकी जो हिमालय की चट्टाने हैं, टर्शियरी क्रम की चट्टाने हैं, फिर क्वाटरनरी क्रम, इसके बाद और भी नवीन चट्टाने, लेकिन दिए गए ऑप्शन में क्या है? गोंडवाना। चलिए आगे चलते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण खालिस्तान युग में हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण, पूरे हिमालय का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है, ध्यान रखेंगे। नीलगिरी पहाड़ी जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, खालिस्तान में अवस्थित है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा पर ही नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। काफी सरल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है हमें बताना है। ठीक, इसके ऑप्शन उधर है, हम यही देख लेते हैं। तो कार्डेमम की पहाड़ी उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण भारत में, सुमेलित नहीं है। कैमूर की पहाड़ी दक्षिण भारत में नहीं है, मध्य भारत में, ये भी सुमेलित नहीं है। महादेव की पहाड़ी मध्य भारत में है, ये सुमेलित है। मिगिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर, जी हाँ, असम राज्य में है, ये भी सही है। तो केवल तीसरा और चौथा सही। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित नदियों को उनके परियोजनाओं से सुमेलित कीजिए। चलिए भाई सुमेलित कर देते हैं। निम्नलिखित नदियां, नर्मदा नदी की बात करें तो ए का हो जाएगा आपका ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर अवस्थित है। तो पहले का होगा बी, पहले का बी आपका केवल ये इकलौता ऑप्शन है, इसीलिए बाकी क्या हो जाएगा? गलत। बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी एक बार अपनी श्योरिटी के लिए समय हो तो आप चेक कर सकते हैं। कृष्णा नदी पर अलमाती डैम है, सी। पेरियार नदी पर इडुक्की है, ए। और चंबल, चंबल नदी पर है राणा सागर, डी। जी हाँ, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 है, राणा सागर, जवाहरलाल नेहरू सागर और महात्मा गांधी सागर। ठीक, उसमें से एक आपका राणा सागर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? निम्नलिखित मूर्ति कला और उनके शैलों को सुमेलित कीजिए। गांधार शैली, सही कथन को चुनना है ना। क्या कह रहा है? गांधार शैली। गांधार शैली, यह शैली स्वदेशी रूप में विकसित हुई है। भाई गांधार स्वदेश है ही नहीं, ऐसे ही लिंक करना तो ये तो गलत हो गया। मथुरा शैली स्वदेशी विकसित हुई है, बिल्कुल सही है। अमरावती यूनानी से प्रभावित है, बिल्कुल गलत है। यानी केवल 2 ही हमारा क्या है? सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 53 क्या कह रहा है? भाई नदी है और जलप्रपात है। शरावती नदी पर जोग और सप्पा जलप्रपात है, जी हाँ। मांडवी नदी पर दूधसागर है, वराही पर कुंचिकल है और स्वर्ण रेखा पर उंडरू है। यानी ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत की पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। दक्षिण भारत की पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, तो दक्षिण भारत की ये प्रमुख पहाड़ियां हैं। पालनी की बात करें तो ये नल्ला मलाई के आपका नल्ला मलाई के दक्षिण में आता है। यानी सबसे उत्तर में यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? सॉरी, नल्ला मलाई आ जाएगी। ठीक, नल्ला मलाई के बाद यदि हम बात करें तो नल्ला मलाई के बाद आपकी रहेगी जावेदी, जावेदी के बाद पालनी और सबसे आपकी दक्षिणतम रहेगी क्या? नागरकोइली। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक, ये जो नल्ला मलाई की पहाड़ी है, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश के रीजन में आती है, नीलगिरी के जस्ट ऊपर। जावेदी की बात करें तमिलनाडु के रीजन में आएगी, नीलगिरी के जस्ट नीचे। पालनी की बात करेंगे तो ये जावेदी के भी नीचे है, लेकिन ये केरल के समीप है। और जावेदी आपका इस तरफ पूर्वी घाट के समीप है, और पालनी जो है पश्चिमी घाट के समीप है। और नागरकोइली तो पश्चिमी घाट अन्नामलाई के अंतर्गत ही रहेगा आपका। कार्डेमम, फिर आपका सेनकोट्टा दर्रा और फिर नागरकोइली की पहाड़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो धान की रोपाई की जाती है, बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही है। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बना है?
तो आपका भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रहेगा। चलिए, दिए गए मानचित्र के आधार पर स्टील उद्योगों की पहचान करना है। देखिए, ए तो तमिलनाडु वाला सलेम है और ऐसा ऑप्शन नंबर केवल ए ही है, इसीलिए यही आपका सही आंसर है, कोई दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं। ठीक भाई, ए सलेम है कर्नाटक वाला, बी भद्रावती है विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, सी राउरकेला आपका उड़ीसा में, और डी झारखंड में आपका रहेगा बोकारो। बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सूची मिलाना है। सूची मिलाना है, इस तरफ दे दिया है स्थान, इस तरफ दे दिया है उद्योग। चलिए मिला देते हैं भाई। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में पोत निर्माण होता है, ए का होगा दूसरा, दूसरा दूसरा दूसरा, यानी सी वाला आंसर नहीं है। मूरी, मूरी की हम बात करें तो मूरी में आपका एल्यूमिनियम उद्योग है, आपका हिंडाल्को मूरी पर ही है, एल्यूमिनियम उद्योग है प्रसिद्ध यहाँ पर। ठीक, तो बी का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा चौथा, जो ये है और ये है, यानी ए आंसर नहीं होगा। ठीक, उसी तरीके से गुड़गांव में मोटर गाड़ी निर्माण होता है, सी का होगा पहला, सी का होगा पहला, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी टाइगर रिपोर्ट के अनुसार राज्य की टाइगर की संख्या सही सुमेलित है। ठीक है, तो राज्य की टाइगर की संख्या सही सुमेलित है, आपको देखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर मिले हैं, यहां पर लिखा हुआ है 700, जो कि गलत है। एक्चुअल डेटा आप याद रख सकते हैं, कितने हैं, 785। कर्नाटक में लिखा है 563, और कर्नाटक का 563 ही बिल्कुल सही है। ठीक, उत्तराखंड का लिखा है 500, उत्तराखंड में 500 नहीं है, उत्तराखंड में है आपका 560। महाराष्ट्र का लिखा है 344, 344 नहीं है, ये कितना है, 444। तो सही संख्या भी नोट डाउन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक टाइगर कहां है, मध्य प्रदेश में। चलिए सुमेलित कीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए सुमेलित कर देते हैं। इस तरफ लिखा हुआ है आपका क्षेत्र और संबंधित राज्य। रामेश्वरम की बात करें तो कहां है, तमिलनाडु, तो रामेश्वरम ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा केवल एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है, बाकी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष भर दिन और रात जहां पर बराबर होते हैं वो भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है। वर्ष भर दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। काफी सरल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो भाई ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलेगी, जल वाष्प ही निकलेगी। जब मैग्मा बाहर निकलता है तो पत्थरों के बीच के जो पानी है उसे गर्म करता है और वही जल वाष्प बनकर काफी तेजी से बाहर आता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग भूकंप को नापने के लिए किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, सिस्मोमीटर नहीं मार देंगे हड़बड़ी में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है भाई, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और मुख्यालय केला, तो केला का जहां सर्वाधिक उत्पादन होगा दक्षिण भारत में, त्रिची, तो एक आ जाएगा आपका क्या, एक आ जाएगा चौथा, ए का चौथा यहां पर दिया है, यहां पर दिया है, यानी बी और डी तो आपका आंसर नहीं होगा। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर की हम बात करें तो पुणे में काफी अंगूर होता है, तो इसीलिए बी का आ जाएगा पहला, बी का पहला यहां दिया है, यहां नहीं दिया है, इसीलिए ए ही आपका सही आंसर है, बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, कला संस्कृति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाना है, भारत की पारंपरिक साड़ी, और उसी तरीके से आपका इधर राज्य दे दिया है। तो भाई चंदेरी की बात करें तो मध्य प्रदेश, ए का होगा दूसरा, ए का हो जाएगा दूसरा। जमावर, ज से जम्मू कश्मीर को लिंक करना है, बी का हो जाएगा पहला, और कोसा आपका रहेगा छत्तीसगढ़। ठीक, तो इस प्रकार से सही आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है कि ध्रुपद शैली के संबंध में
कौन सा कथन सत्य है? यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। जी हाँ, ये कथन तो हमारा सत्य ही है। इसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किया गया है। नहीं, इसका वर्णन सामवेद में है। ठीक है, तो ये वाला हमारा असत्य हो जाएगा। इस शैली के विकास में कालिदास का विशेष योगदान है। भाई, इसमें राजा मान सिंह का विशेष योगदान है। ठीक, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। केवल सही कौन सा है? एक, यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। चलिए 69 हमें क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। पंडवानी लोकगीत का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से बिल्कुल सही है। बाउल लोकगीत का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं, बाउल आपका बंगाल से, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो इसीलिए ये वाला दो गलत हो जाएगा, केवल एक ही हमारा सत्य कथन है। सूची एक और सूची दो को हमें मिलान करना है। चलिए मिला देते हैं। सूची एक में हमें क्लासिकल डांस दिए हैं और इधर संबंधित राज्य दिए हैं। ठीक, भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु पहले का होगा, चौथा, पहले का चौथा होगा। पहले का चौथा दिया है यहां पर, और यहां पर सॉरी, पहले का चौथा दिया है आपका ये और ये, यानी ये और ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, इसे आप सीधा काट देंगे। ठीक, फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका कहां? आंध्र प्रदेश। बी का होगा पहला, बी का होगा पहला, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बिहू, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भाई बिहू लोक नृत्य जो है वो असम राज्य से संबंधित है। बहुत सरल है। उसके बाद लिखा हुआ है आपका 72, निम्नलिखित में से लोक नाट्य कला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लोक नाट्य कला के संबंध में अंकिया नाट्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। नहीं, अंकिया नाट्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से नहीं है। अंकिया का अ से असम, ऐसा लिंक कर लेना। अंकिया का संबंध किससे है? असम से, इसीलिए तो गलत हो गया। रामलीला का संबंध उत्तर प्रदेश से? जी हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में रामलीला होती रहती है। यक्षगान का संबंध तमिलनाडु से? जी नहीं, यक्षगान का संबंध है कर्नाटक से। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर केवल दो आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहां पर आते हैं अगला क्वेश्चन। ओडिशा की प्रसिद्ध कठपुतली कला को कहते हैं, प्रसिद्ध कठपुतली कला को कहते हैं ओडिशा की पुतुल। पुतुल नाच कहा जाता है। ओडिशा की प्रसिद्ध कठपुतली कला क्या कहलाती है? पुतुल नाच। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद लिखा है हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड, एक पक्षी है हार्नबिल, उसी के लिए मनाया जाता है, जहां पाए जाते हैं, नागालैंड में पाए जाते हैं, तो नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई है? तो 1985 में हुई है, जो नई दिल्ली पर अवस्थित। ठीक, बाघ गुफा किस राज्य में है? तो बाघ गुफा याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ये यहाँ के मादा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। बाघ मादा, गणेश मादा, जलजलिया मादा, ये सब गुफाओं का नाम है। 77 वर्तमान में कितने रामसर साइट है? तो भारत में 75 रामसर साइट है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। संथाल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो संथाल जनजाति है आपके झारखंड के क्षेत्र में पाई जाती है, जो पूर्वी भारत के अंतर्गत आएगा। ठीक, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी नदी बेसिन है, गंगा के बाद। बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, अंतःस्थलीय अफवाह की नदी। अंतःस्थलीय अफवाह की नदी क्या होती है? ऐसी नदियां जो समुद्र में विलीन नहीं हो रही। माही भी हो रही, नर्मदा भी हो रही, पेरियार भी हो रही है, घग्गर नहीं हो रही, तो घग्गर आ जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो ग्रीष्मकालीन मानसून ही मानसून है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंप मेखला में नहीं आता? उत्तराखंड आता है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर आता है। देखिए उच्च भूकंप तीव्रता मेखला हिमालय के सभी क्षेत्र हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 हमसे क्या कह रहा है कि दक्कन ट्रैप की रेगुड़ मिट्टियां काली मृदा होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है।
फिर उसके बाद लिखा है इसी मिट्टी में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती नहीं, इसमें ह्यूमस जीवाश्म की प्रचुर मात्रा नहीं होती है, तो इसका केवल एक ही सही है, तो ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। ठीक। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। क्वेश्चन नंबर 87, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस वृक्ष की बहुलता है, तो देवदार की बहुलता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है जहां व्यास और सतलज नदी मिलती है हरिके नामक स्थान पर, तो वहीं हरिके बैराज से है, तो सतलज नदी पर हरिके बांध से, ऑप्शन नंबर डी। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन से है। बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला आते हैं आर्द्र भूमि, वेटलैंड। वेटलैंड के संबंध में जो सत्य कथन है उसका हमें चयन करना है, तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, आर्द्र भूमि। रामसर सम्मेलन की शुरुआत 1972 में ईरान के रामसर नामक स्थल से हुई थी, तो 1972 नहीं 1971 है, 1971, इसीलिए गलत हो गया। भारत में रामसर समझौता 1982 में शामिल हुआ है भारत, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 2 जनवरी नहीं है, ये 2 फरवरी है, इसीलिए पहला और तीसरा गलत है, केवल 2 सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट, तमिलनाडु और थोड़ा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून आपका जो लौटता मानसून कहलाता है, शीत ऋतु में यह वर्षा होती है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करने के लिए ही फसल चक्रण किया जाता है, ताकि मृदा में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो कपास। कपास को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो रबर की खेती सर्वाधिक केरल में होती है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है, नकदी फसल वे फसल होती है जो सीधे उद्योगों के द्वारा खरीद ली जाती है, तो आपका गेहूं नकदी फसल नहीं है, मूंगफली भी ले लेते हैं सीधा, जूट भी ले लेते हैं और गन्ना भी ले लेते हैं, तो गेहूं नकदी फसल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, भारत में लौह यस निम्न में से किस सेल समूह पाया जाता है, तो धारवाड़। बहुत सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अनुसंधान संस्थानों को उनके सही क्रम में सुमेलित करें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है, पहले का होगा बी, पहले का बी, आखिरी के 2 ऑप्शन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये आपका क्या है, कोलकाता आर्कियोलॉजिकल सर्वे। देख भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ है, कोलकाता में, दूसरे का होगा आपका ए, दूसरे का ए, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, अहमदाबाद में है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, लातूर महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, अनवीनीकृत नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स है ऊर्जा का कौन सा है, तो पेट्रोलियम है, जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, यही अनवीनीकृत कहलाता है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो कोयले की स्थानीय आपूर्ति विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड यानी कि भद्रावती स्टील प्लांट में उपलब्ध नहीं है, स्थानीय क्षेत्रों से वहां कोयले की आपूर्ति नहीं होती। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है, तो कहां पर है, करनाल, करनाल पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन का जो ये हमारा सीरीज था, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, और एक एमसीक्यू सीरीज खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है उनके लिए काफी अच्छा रिवीजन रहा होगा। ये एक मॉडरेट पेपर था जिसमें आप अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।